बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का परिसर अध्ययन 1 पाठ 22 परिवहन तथा संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन मतलब बच्चों जिसके द्वारा हम या कोई भारी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, उसे परिवहन के साधन कहते हैं। तथा संचार व्यवस्था वो होती है जिससे हम अपनी बात एक दूसरे को बता सकें, चाहे वो इंसान दूर बैठा हो, चाहे पास में बैठा हो, देश विदेश के किसी भी कोने में जो भी बातें हो वो हमें मालूम पड़ती हैं संचार व्यवस्था से। बच्चों, नीचे यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं परिवहन के साधन। ये अपने आसपास में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, तो जिस पे देखा है जिस चीज़ को आपने उस पर निशान लगाइए। जैसे कि मैंने ये नाव देखी है, मैंने ये ट्रैक्टर देखा है, ये कुली को भी मैंने देखा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे बोझा ढोते हुए, ये खच्चर को भी मैंने देखा है सामान ढोते हुए, साइकिल सबके घर के पास में है, स्कूटर भी देखा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिसे शायद हमने सामने से बहुत कम लोग देख पाते हैं, इसे हमने टीवी में देखा है। ये आसमान में उड़ने वाले हैं परिवहन के साधन, रॉकेट जो पृथ्वी से धरती से आसमान पर अंतरिक्ष पर भेजी जाती है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों दूसरे पेज पर। बच्चों, अब इन चित्रों को आप तीनों ध्यान से देखो और बताओ परिवहन के ऊपरी साधनों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। रेलवे गाड़ी से हम दूर दूर तक जाते हैं, सामान भी इससे भेज सकते हैं बच्चों। ये ट्रक के द्वारा भी हम भारी सामान, ज़्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, लोग भी इसमें बैठकर जाते हैं आते हैं। ये बैलगाड़ी है बच्चों, ये कच्ची सड़कों पर चलती है, जहाँ गांव में दूर दराज तक परिवहन के अभी भरपूर साधन नहीं हुए हैं, वहाँ पर लोग सामान ले जाने के लिए या अपना खुद बैठकर दूसरी जगह पर जाने के लिए इस बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। इन तीनों साधनों में से मनुष्य ने प्रारंभ में किस साधन का उपयोग किया होगा? बच्चों, बैलगाड़ी का ही उपयोग किया होगा हमने। परिवहन के इन तीनों साधनों का कौन सा भाग पुर्जा समान है? बच्चों, टायर जिसके द्वारा ये लोग चल रहे हैं। आपको और भी कुछ पुर्जे समान दिख रहे हो बच्चों, तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। बच्चों, जब पहले परिवहन की व्यवस्था नहीं थी तो देखो इस प्रकार से लोग अपना भारी सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। पहले मनुष्य ने लकड़ी के कुंदों, लट्ठों, पत्थर के चक्राकार टुकड़ों को पहाड़ियों की ढलान पर लुढ़कते हुए जाते देखा। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रेक्षण द्वारा पहिए की संकल्पना सूझी होगी। पहले वस्तुओं को ले जाने में लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता था। बाद में इन पटरों में पहिए जोड़ने से परिवहन में गति आ गई, समय तथा श्रम दोनों की बचत होने लगी। मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण अर्थात क्रांतिकारी चरण है पहिए की खोज। पहले बच्चों भारी सामान ले जाने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़ चढ़कर बड़ी मेहनत कर कर जाते थे, सामान लाते थे, ले जाते थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों के दिमाग में आया, ऊपर पहाड़ से वो लोग कोई भी सामान नीचे छोड़ देते थे और नीचे वाले उसे ले लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने पटरे का इस्तेमाल किया, क्योंकि सामान छोड़ने के लिए तो वो एक ही सामान छोड़ सकते थे एक बार में, और पटरे पे ढेर सारे सामान रख के एक साथ में छोड़ सकते थे। तो फिर धीरे धीरे उन्हें पटरे में पहिए लगाने का भी ध्यान आ गया कि पहिए लगाएंगे तो सामान सही जगह पर पहुंचेगा। ऐसे तो पटरे ऊपर से छोड़ देते थे, वो कहीं पे भी चले जाते थे, लेकिन पहिए की खोज की वजह से उन्हें सामान सही दिशा में पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, आधुनिक काल में परिवहन के अत्याधुनिक साधन निर्मित हो चुके हैं, फिर भी विश्व के कुछ क्षेत्रों में आज भी परिवहन के लिए अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण, दुर्गम क्षेत्र में याक, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट, उच्च स्थान पर जाने के लिए पालकी या डोली का उपयोग किया जाता है। बच्चों, ये याक पहाड़ी क्षेत्रों में
बर्फीले क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान में जहाँ बालू रहता है वहाँ ये अपने पंजे अच्छी तरह से धंसाकर चल पाते हैं। या बर्फीली जगहों पे इसकी स्किन भी ऐसी रहती है जो इसे बर्फीली जगहों पर आसानी से रहने देती है, और इसके पंजे भी। ये बच्चों इसे डोली कहते हैं। पहले के कहार लोग डोली में दुल्हन को या राजकुमारी रानियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डोली का उपयोग करते थे। अब प्रायः यह डोली का प्रचलन लुप्त हो गया है, लेकिन बच्चों कभी कभी किसी के शादी विवाह में आज भी ये डोली का प्रचलन फिर से शुरू हो गया है। पानी, हवा इत्यादि प्रवाही पदार्थ हैं। इनके परिवहन के लिए नल जैसे मार्ग की आवश्यकता होती है। बहुत पहले से ही पानी का परिवहन नल द्वारा तथा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ज्वलनशील पदार्थ का पाइप के माध्यम से परिवहन करना सुरक्षित होता है। यही कारण है कि तेल के कुओं से निकाला जाने वाला कच्चा तेल शुद्धिकरण कारखाना तक पाइप मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में शुद्ध तेल का वहन नल मार्ग द्वारा तेल मंडी तक किया जाता है। बच्चों, अगर हम तेल या पानी जैसे तरल पदार्थ को नल की बजाय ऐसे खुले डब्बे में रखेंगे तो वो इधर उधर गिर जाता है, इसलिए मजबूत पाइप के द्वारा, नल के द्वारा ये सही जगह पर पहुंचाए जाते हैं। मंजी तथा सलीम की पहाड़ी से पानी लाना है, परंतु वजन अधिक होने के कारण वे उठाकर लाने में असमर्थ हैं। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना ठीक रहेगा? अब बताओ बच्चों, पहाड़ से पानी लाना है तो लोग घोड़ा से लाएंगे, नली प्लास्टिक की लाएंगे या पालकी से लाएंगे? तो नल से लाएंगे, प्लास्टिक की नली जो कि आसानी से पहाड़ पर चली जाएगी। ये देखो बच्चों, ये हैं विभिन्न प्रकार के संचार के साधन। पहले के ज़माने में बच्चों राजा को कुछ भी बात अपनी कहलानी रहती थी तो वो मुनादी करवाते थे, या नुक्कड़ पे लोगों से के द्वारा किसी भी चीज़ का अगर बात जनता तक पहुंचानी है तो वो मुनादी या गाने वालों की सहायता लेते थे। आज भी भगवान के भजन या कुछ भी लोग ढोल पीटकर, ढोल बजाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। ये घोड़े पे चढ़कर। पहले के राजा महाराजा एक दूसरे को एक दूसरे राज्य में संदेश देने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे बच्चों। इससे जल्दी से जल्दी पत्र या कुछ भी समाचार दूसरे राज्य या मनुष्य तक पहुंचाया जा सकता था। उसके बाद डाकिये का प्रचलन हुआ बच्चों। सारी चिट्ठियाँ, सारे संचार पत्र जो भी रहता था वो एक गांव के या शहर के डाकखाने में इकट्ठा किया जाता था। फिर ये डाकिया उन सारे पत्रों को उठाकर उनके दिए हुए एड्रेस पर जगह जगह पर पहुंचाते थे। बच्चों, आज भी हमारे घर में कुरियर आता है, कोई भी लेटर बैंक से या कहीं से भी आता है। आप भी पत्र लिखो बच्चों और एक दूसरे को भेजो। जैसे दिवाली का हम लोग विश भेजते हैं, होली का शुभकामना देते हैं, तो वो सब आप पोस्ट कार्ड से अपने फ्रेंड्स के घर पर भी भेज सकते हैं एड्रेस से। ये फिर आया, ये है बच्चों न्यूज़पेपर। रोज़ सुबह सुबह देश विदेश की सारी खबरें इस अखबार के द्वारा हमें ज्ञात होती है। रेडियो में बच्चों गाने आते हैं और न्यूज़ चलते हैं, या किसी का भी संदेश, कुछ भी हम रेडियो के द्वारा सुनते थे। टीवी पर भी समाचार, चित्र, संगीत कुछ भी हम देखते थे। करंट अफेयर्स मतलब आज देश विदेश में कुछ भी हुआ वो हमें टीवी के माध्यम से मालूम पड़ता था। फिर बच्चों कंप्यूटर ने जगह ली। नेट के द्वारा भी हमें दुनिया भर की चीज़ें, जो भी हमें जानकारी चाहिए रहती है वो हम नेट से पूछ सकते हैं। मोबाइल में भी फिर आया, मोबाइल में भी सारे चीज़ें आ गई, जैसे कि कैलकुलेटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चीज़ चाहिए, गूगल, सब हमें अपने मोबाइल के अंदर ही मिल गया। ये है डिश एंटीना। इसके द्वारा भी बच्चों सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, सैटेलाइट के द्वारा सब कुछ हमें मालूम पड़ जाता है। चित्र में संचार का वह कौन सा साधन है जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं? उनके सामने वाली चौखट में त्रिभुज बनाओ। जैसे बच्चों टीवी है तो उसके सामने ये बना दो, मोबाइल है
तो बना दो, न्यूज़पेपर है तो बना दो। अन्य साधनों में से संचार के कौन से साधन तुमने देखे हैं? सामने वाली चौखट में गोल का चिन्ह बनाओ। बच्चों, जैसे मैंने कंप्यूटर देखा है तो मैं गोल बना दे रही हूँ, मैंने डाकिए को देखा है तो गोल बना दे रही हूँ, मैंने रेडियो भी देखा है तो गोल बना दे रही हूँ। तो आप लोग भी इस प्रकार से जो भी आपने देखा है उसके सामने वो चिन्ह बनाओ। संचार के बचे हुए साधनों के बारे में अपने शिक्षक द्वारा जानकारी प्राप्त करो। संचार का अर्थ विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना अथवा जानकारी पहुँचाना होता है। कुछ समय पहले प्रशिक्षित कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजे जाते थे। किसी व्यक्ति को निवेदन भेजना भी संचार होता है। जैसे बच्चों, हम शादी का कार्ड भेजते हैं एक दूसरे को, तो वो भी हमारा संचार का माध्यम होता है। उसमें हम बताते हैं कि किसकी शादी किसके साथ किस गांव में तय की गई है, शादी कहाँ पर होने वाली है, भोजन कितने बजे से शुरू होगा, विदाई कितने, तमाम तरह की जो भी बातें रहती हैं संचार हम कार्ड के द्वारा करते हैं। उसके बाद संपर्क करने के साधन के रूप में तार और डाकघर सेवा का प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय की अपेक्षा पुरानी संचार व्यवस्था अत्यंत धीमी थी। बच्चों, आज हम व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में भी किसी को भी कोई भी चीज़ बोल सकते हैं मोबाइल पे। पहले के लोग चिट्ठी भेजते थे, तार भेजते थे तो थोड़ा वो लेट होता था। आज भी लोग शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे भेजते हैं या डाक के द्वारा भी एक दूसरे को भेज सकते हैं। वर्तमान समय में संचार के अत्यंत त्वरित तथा तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इस समय हर क्षेत्र में संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग हो रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि संचार के साधनों द्वारा कई लोगों से सहज रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसमें मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन तथा इंटरनेट इत्यादि संचार के आधुनिक साधन हैं। प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने विचार तथा भावनाएं व्यक्त करने के लिए हाथों के संकेतों, हाव भाव दिखाने और विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का उपयोग करता था। इसके बाद विशिष्ट बातों के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों का उपयोग होने लगा। इसी क्रम में मनुष्य को स्वर मिला और भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के बाद मनुष्य ने लिपि की खोज की। गुफाओं की दीवारों तथा लकड़ी पर वह अपने विचार उकेरने लगा। प्राचीन काल में इसी प्रकार संचार का प्रारंभ हुआ था। बच्चों, कभी भी आप हाथों का संकेत, जैसे हम जा रहे हैं तो बाय करते हैं हाथ उठा के, ये संकेत हुआ। किसी को बुलाने के लिए हम हाथों का दूसरा संकेत करते हैं। किसी से दुश्मनी है वो भी हम संकेत से बता सकते हैं। प्रेम है, मतलब हर तरह की चीज़ों के लिए हाथों का संकेत बना हुआ है। पहले दुश्मन आ रहे हैं उसकी जानकारी के लिए भी लोग गुप्तचर छोड़ के रखते थे बच्चों, दूर दूर तक, कि वो किसी भी तरह की ध्वनि निकालते थे, वो उनका कोड वर्ड, चाहे वो कौवे की आवाज़ निकाले, चाहे कोयल की, चाहे बांसुरी बजा दें, इससे सब अलर्ट हो जाते थे। जैसे कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, सारे लोग आ जाते थे कि अब भगवान नृत्य करेंगे, अब भगवान हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं। तो जितने भी पशु पक्षी लोग रहते थे अपना काम धंधा छोड़ के कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनने आ जाते थे। ये संकेत रहता था कि भगवान यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं। इसी प्रकार से जब भी कुछ भी किसी को, राजा को, किसी को भी कुछ भी गुप्तचर को संदेश देना रहता था तो वो अलग अलग तरह के ध्वनि का उच्चारण करते थे। बच्चों, आज भी मंदिर पे जाते हैं तो आप लोग ज़रा पढ़ा करो दीवारों पर क्या लिखा गया है। कहीं पे भी आप घूमने जाते हो तो वहाँ का निर्माण किसने किया, कब हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि भगवान का मंदिर बना हुआ था है, वहाँ पे सारी उनकी लीलाएं दिखाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी आप ज्ञान लिया करो। नीचे दिए गए परिच्छेद में परिवहन के साधनों के नाम बताओ। बच्चों, ये देखो, ये चित्र दिखाया जा रहा है आपको। इस चित्र में परिवहन के साधन कौन से दिख रहे हैं? साइकिल, रेलगाड़ी। फिर दूसरे पेज पर भी चित्र दिया गया है बच्चों, ये रहा मोटरसाइकिल। मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, आप लोग भी अपनी उत्तर पुस्तिका में देखकर लिख लो। परिसर के प्राणियों तथा पक्षियों को ध्यान से देखो। आसपास बच्चों आपके पशु पक्षी होंगे, उन्हें ज़रा ध्यान से देखिए और उनके बारे में
आप विचार कीजिए। सबसे पहले तो उनके लिए आप बच्चों भोजन और पानी की व्यवस्था कर देना, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, पानी सब जगह कटौती हो रही है, तो पशु पक्षी पानी के बिना न मरें, ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। तो बच्चों को उनके लिए खाने की और जल की व्यवस्था कर देना। फिर देखना, एक आप जल भर के रखो, एक पक्षी आएगा जल पीने के लिए, वो बाकी सबको भी चाँव 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 ची 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 उनकी जो भी भाषा रहेगी काँव काँव की, वो उस भाषा से सारे पक्षियों को बुलाएंगे कि जल्दी आओ, यहाँ पे राजू ने खाना दिया है और भोजन दिया है, पानी दिया है, तुम लोग भी आओ। कोई संकट आने पर, किसी परिचित के दिखाई देने पर, भोजन देने पर, घायल होने पर प्राणी तथा पक्षी विशिष्ट आवाज़ करते हैं। जब कुछ उन्हें विपत्ति की भी आहट होती है बच्चों, तब उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं ज़ोर ज़ोर से। कभी देखिए कोई पक्षी घायल हो जाता है या मर जाता है, तो उसके साथ वाले ढेर सारे पक्षी आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगते हैं, तब उनकी आवाज़ बदल जाती है। देखो कि उन प्राणियों तथा पक्षियों के सामने उसी प्रकार की आवाज़ करने पर उनकी कैसी अनुक्रियाएँ होती हैं। बच्चों, कभी कोयल को देखा है बोलते हुए? जब तुम बोलोगे ना कोयल को, जब कोयल कहेगी कू, आप भी कहोगे कू, तो वो फटाफट करती रहती है। वो जितनी बार आप करोगे ना, वो थकेगी नहीं। ये चीज़ कभी बच्चों करके देखना, क्योंकि मैंने किया है। जैसे ही मैं कहती थी कू, वहाँ से भी आवाज़ आती थी कू, कंटिन्यू। वो थकती नहीं है कोयल, आपके जवाब देती रहेगी। बिल्ली, कुत्ता, गौरैया, कौवा आदि ऐसे प्राणी पक्षी हैं जो विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विधि से आवाज़ करते हैं। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि अन्य प्राणी पक्षी भी इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाज़ करते हैं। इसका अर्थ यह है कि पशु पक्षी परस्पर संवाद करते हैं, वे सभी समाचार का लेन देन करते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं, वे परस्पर संचार किस प्रकार करती होंगी, इसका भी आप लोग बच्चों निरीक्षण करो और बताओ कि वो अपने पंखों द्वारा करती हैं, कि वे अपनी आँखों द्वारा करती हैं, पूंछ द्वारा करती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं संचार के लिए उपयोग, वो बताइए। ये देखिए बच्चों, साहिर, चारण। यहाँ दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। तुमने जो सूची तैयार की है, उस सूची के नाम और ऊपर दिए गए चित्रों के मनोरंजन के प्रकार क्या परस्पर मेल खाते हैं? इन सभी के द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। ये सभी मनोरंजन के प्रत्यक्ष साधन हैं। कारण यह है कि हमारे सामने होते हैं, कि ये हमारे सामने होते हैं, हम इन्हें अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं। जैसे ये कुछ भी गाना गा सकते हैं, आपके लिए कुछ भी सर्कस है, ये जादूगर सर्कस जाके देखा करो बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। नुक्कड़ नाटक लगता है कहीं कहीं, वो भी आप लोग देखो। कठपुतली वाला खेल आसपास में कहीं पे भी रहे बच्चों, तो इन सब खेलों को आप लुप्त मत होने दो। और मैं तो कहूँगी बच्चों, इस तरह के खेल आप लोग भी आपस में बनाओ। ढूंढो कि नुक्कड़ नाटक कैसे होता है, कठपुतली बनाओ, उसका खेल करो बच्चों। ये सारे खेल हमारे आसपास के पर्यावरण से लुप्त नहीं होना चाहिए। जोकर बनो, एक दूसरे को हंसाओ, बाइस्कोप वाला बनो। बच्चों, किसी को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। कभी किसी के रोने का कारण नहीं बनना चाहिए। जितना हो सके आप उन्हें एक दूसरे को हंसाओ। हम रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को सुनने तथा देखने से हमारा मनोरंजन होता है। ये कार्यक्रम हमसे बहुत दूर कहीं पर होते हैं, वहाँ से ये चित्रता तथा ध्वनि मुद्रित करके प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऊपर वाले साधन का उपयोग करके ये कार्यक्रम सुन या देख सकते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन इत्यादि मनोरंजन के प्रक्षेपणग्राही साधन हैं, जो प्रक्षेपित बातों को हम तक प्रेषित करते हैं। मनोरंजन के कौन से साधन ग्राही साधनों के समूह में नहीं आते हैं? बच्चों, ग्राही जिससे हम ग्रहण कर सकते हैं, जो हमें कुछ भी बात ग्रहण करने के लिए बताते हैं, उसे ग्राही साधन कहते हैं। जैसे रेडियो से हम ग्रहण कर सकते हैं, दूरदर्शन से कर सकते हैं, कठपुतली से नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि कठपुतली बोलती नहीं है, उसको कोई और नचाता है, उस तरह से वो नाचती है। नाटक, चलचित्र, ये सब बोलते हैं, इनसे हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
मीना को विदेश में कोई अति महत्वपूर्ण संदेश तुरंत भेजना है। इसके लिए मीना को किस साधन का उपयोग करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है बच्चों ईमेल के द्वारा भी हम जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा। और भी आप लोगों को बच्चों कोई भी साधन समझ में आए तो मुझे बताइए। आजकल मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ने से अपनी प्यारी चिड़िया को इनमें से निकलने वाली तरंगों से कष्ट होता है, इसलिए हमारे परिसर का यह पक्षी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इसके लिए बच्चों आपको पक्षी की जान बचाने के लिए अनाज पानी की व्यवस्था कीजिए। मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत न हो तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों, जिससे छोटे छोटे पक्षियों को परेशानी न हो। परिवहन तथा संचार के साधन आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग के लिए होते हैं। उनका अत्यधिक उपयोग करना अपने साथ साथ अन्य सभी सजीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। बच्चों जैसे कि आपको ज़रूरत ना हो तो आप मोटरसाइकिल या गाड़ी का उपयोग मत करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग कीजिए। इससे आपका पेट्रोल भी बचेगा और समय भी पेट्रोल भी बचेगा और पशु पक्षियों को नुकसान भी नहीं होगा पर्यावरण को। जैसे एसी की ज़रूरत ना हो तो एसी बंद कर दीजिए, फ्रिज दिन में 2-3 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, जिससे अपनी जो हानिकारक रेडिएशन निकलती है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। विभिन्न कालखंडों के परिवहन के साधन की जानकारी प्राप्त करो। पुराने समय में क्या था बच्चों, अब क्या है, वो मैंने आपको बताया है, वो आप लिखिए। यह समझ सके कि पहिए की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। पहिए की खोज नहीं होती बच्चों तो हमारा श्रम और समय दोनों ही व्यर्थ में नष्ट हो जाता। विभिन्न कालखंडों के संचार के साधनों की जानकारी प्राप्त करो। मैंने बताया था बच्चों पुराने समय में किस तरह से संचार भेजे जाते थे और अब किस तरह से भेजे जाते हैं, तो आप दोनों की जानकारी लीजिए। उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप एक दूसरे से चर्चा कीजिए। मनोरंजन के प्रत्यक्ष तथा ग्राही साधनों को समझ सकें। प्रत्यक्ष और ग्राही साधनों के बारे में भी मैंने आपको बताया बच्चों। अब आगे आपको जोड़े मिलाव दिए गए हैं बच्चों, जिसका मैंने यहाँ पे आपको उत्तर लिख के समझा दिया है। बच्चों आप प्रश्नोत्तर है, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों को किसी रोग के टीके लगवाने का प्रचार करना हो तो संचार के किन साधनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए बच्चों हम नुक्कड़ नाटक, मुनादी करवाना, पोस्टर, दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल द्वारा प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अब गांव में भी मोबाइल और रेडियो दूरदर्शन हो गए हैं। व्यंग्य चित्र, कार्टून फिल्म देखने के लिए तुम कौन से साधनों का उपयोग करते हो? वैसे तो बच्चों कार्टून फिल्म देखनी नहीं चाहिए, अगर देखो तो अच्छी फिल्म देखो, थोड़े समय के लिए देखो, क्योंकि हमेशा मोबाइल हाथ में नहीं रखना चाहिए। मोबाइल, दूरदर्शन, सिनेमा घर का उपयोग करके हम कार्टून देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। पाठ्यपुस्तक हमारे लिए किस प्रकार का साधन है? बच्चों पाठ्यपुस्तक संचार का साधन है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को पुस्तक द्वारा दूसरे व्यक्ति तक या बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सकती है। परिवहन तथा संचार साधनों का अनावश्यक उपयोग दुरुपयोग दूर करने के लिए एक वॉल पोस्टर भित्ति तैयार करो, पाठशाला में इसकी प्रदर्शनी आयोजित करो। बच्चों आप पोस्टर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद बच्चों।